सुबह सुबह एना अपने बॉयफ्रेंड ब्राइस की टाई ठीक करने में मदद करती है क्योंकि उससे कभी भी नॉट सही नहीं बनता। न्यूज में एक सीरियल किलर की 5वीं विक्टिम मिलने की बात चल रही होती है जिसे टीयर जर्क जैक के नाम से जाना जाता है। स्कूल में एना एक बहुत छोटी क्लास को पढ़ाती है। पेंटिंग के दौरान एक बच्चा गलती से अपना कप गिरा देता है और जिस तरह पानी कार्टून की आंखों को बदल देता है वो चीज उसे अजीब तरह से डिस्टर्ब करती है। काम के बाद वो अपनी फ्रेंड्स नीना और फ्रांसीन के साथ क्लब जाती है। वो इस साल की एनुअल ट्रिप में उनके साथ नहीं जा पाएगी क्योंकि ब्राइस उसे वेगास ले जाना चाहता है। रात के आखिर में एना अकेले घर पैदल जाने का फैसला करती है। ब्रिज पर पहुँचते ही वो एक औरत को एक आदमी के साथ हंसते हुए देखती है और सोचती है कि वो एक हैप्पी कपल हैं। लेकिन अचानक वो औरत वहीं गिरकर मर जाती है और वो आदमी बॉडी के साथ गंदी हरकतें करने लगता है। उसी पल उसका फोन बजता है। किलर ये आवाज सुन लेता है और ऊपर देखकर समझ जाता है कि उसे किसी ने देख लिया है। एना तुरंत भागने लगती है लेकिन गलती से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसी दौरान उसका फोन और बैग दोनों छूट जाते हैं। किलर उसे बालों से पकड़कर कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर दे मारता है और फिर अपने ब्लेड से उस पर हमला करता है। बचने के लिए वो अपने हाथ ऊपर कर लेती है जिससे उसका हाथ कट जाता है। इसके बाद वो उसे रेलिंग की तरफ धक्का देता है ताकि दोबारा वार कर सके, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो ब्रिज से नीचे गिर जाती है। गिरते वक्त उसके सिर पर जोर से चोट लगती है और पानी में गिरते हुए उसे बस किलर के चेहरे की एक डिस्टॉर्टेड सी झलक ही दिखाई देती है। मर्डरर उसके सामान उठाकर वहाँ से चला जाता है। किस्मत से ब्रिज के नीचे रहने वाला एक होमलेस आदमी उसे देख लेता है और उसकी जान बचा लेता है। कुछ समय बाद एना हॉस्पिटल में होश में आती है। रूम में ब्राइस और उसकी फ्रेंड्स होते हैं लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाती और उन्हें पास आने से रोक देती है। डॉक्टर बताता है कि वो एक हफ्ते से ज्यादा टाइम तक अनकॉन्शियस रही है और उसे सेडेटिव देने की कोशिश करता है लेकिन वो पैनिक कर जाती है और रूम से बाहर भाग जाती है। ब्राइस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन डॉक्टर उसे पीछे खींचकर कहता है कि उसे थोड़ी स्पेस चाहिए। कॉरिडोर में 2 और डॉक्टर्स होते हैं और एना कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि तीनों का चेहरा एक सा लगता है। वो भागकर बाथरूम में छिप जाती है और मिरर में खुद को देखती है। शॉक में आकर उसे पता चलता है कि वो अपना ही चेहरा नहीं पहचान पा रही है और वो पूरी तरह टूट जाती है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर उसे उसी आदमी की कई फोटोज दिखाता है लेकिन हर फोटो में उसे अलग अलग चेहरा दिखाई देता है। डॉक्टर बताता है कि उसमें फेस ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स हैं। ये टेम्परल लोब में हुए लीजन की वजह से होता है जो ब्रेन का वो हिस्सा है जो चेहरों को पहचानने में मदद करता है। अभी वो अभी होश में आई है इसलिए ये टेम्परेरी भी हो सकता है, लेकिन अगर हालत ठीक नहीं हुई तो उसे स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ब्राइस उसे घर ले जाता है। धीरे धीरे वो इस नई सिचुएशन की आदत डालने लगती है और उसे चीक पर किस करने भी देती है। लेकिन जब ब्राइस फोन उठाने के लिए रूम से बाहर जाता है और वापस आता है तो उसका चेहरा बदला हुआ होता है जिससे वो फिर एंशियस हो जाती है। वो बताता है कि कॉल एक डिटेक्टिव का था जो उसका स्टेटमेंट लेना चाहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि ब्रिज पर उसी ने उसे कॉल किया था और उसकी स्ट्रगल की आवाज सुनी थी। पुलिस स्टेशन में दोनों की मुलाकात डिटेक्टिव करियस्ट से होती है। ब्रिज से उसे उसका ब्रेसलेट मिला है लेकिन बाकी सामान नहीं मिला, इसलिए वो कहता है कि वो अपनी फोन लाइन कैंसिल न करे क्योंकि इससे किलर को ट्रैक करने में मदद मिल सकती है। करियस्ट कंफर्म करता है कि उसका सामना उसी इन्फेमस टीयर जर्क जैक से हुआ था, लेकिन ये भी बताता है कि उसके लिए प्रोटेक्शन देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक लंबा और टीडियस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगेगा। उसने जो डिस्क्रिप्शन दी है वो काफी वेग है, इसलिए वो सस्पेक्ट्स की फोटोज दिखाकर उससे उस आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है। एना अपसेट हो जाती है और जल्दी से ऑफिस छोड़कर बाहर निकल जाती है। करियस्ट उसके पीछे चिल्लाता हुआ आता है। बाहर दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि असल में हो क्या रहा है, जबकि एना को सारे पुलिस एक ही चेहरे वाले दिखाई देते हैं। उनके जाने के बाद करियस्ट प्रोफाइलर लैनियन से मिलने जाता है। इस समय वो निकी के साथ काम कर रहा है जो पहली विक्टिम का बेटा है। उसने कुछ देखा था लेकिन ट्रॉमा की वजह से वो गूंगा हो गया है, इसलिए अब वो बस क्रीपी ड्राइंग्स बनाता है। करियस्ट अपने कोलीग को पूरा केस बताता है और लैनियन पॉइंट आउट करता है कि टीयर जर्क जैक विक्टिम्स को मारने के बाद ही उनके साथ गंदी हरकतें करता है। ऐसा लगता है कि वो खुद को जैसा है वैसा दिखाना नहीं चाहता और क्योंकि एना ने उसे देख लिया है तो अब उसकी इंटरेस्ट सबसे ज्यादा उसी में होगी। रात के बीच में एना एक बुरा सपना देखकर जाग जाती है जिसमें वो नदी में डूब रही होती है। वो बाथरूम जाती है फ्रेश होने के लिए और अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर नफरत महसूस करती है। अचानक पीछे से एक हाथ उसे पकड़ता है और उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन उसी पल वो सच में जाग जाती है। ब्राइस उसकी मूवमेंट से जाग जाता है और जब वो उसे गुड मॉर्निंग किस करने की कोशिश करता है तो वो डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा फिर से बदला हुआ होता है। जब वो होठों पर किस करने की कोशिश करता है तो वो गाल आगे कर देती है। इधर करियस्ट ब्रिज पर वापस जाता है होमलेस आदमी से पूछताछ करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है, इसलिए
करियस्ट उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है। डिटेक्टिव के जाने के बाद कोई और आता है और उस होमलेस आदमी को मार देता है। घर पर एना अपने डैड से चैट करती है जो किसी और कंट्री में है और जल्द लौटने का प्रॉमिस करता है। उसी वक्त डोरबेल बजती है और एना नर्वस हो जाती है, लेकिन बाहर नीना और फ्रेंसीन होती हैं। एक बार फिर एना उन्हें नए चेहरों के साथ देखती है। दोनों उसे न्यूज़पेपर दिखाती हैं जिसमें उसकी स्टोरी फ्रंट पेज पर छपी होती है। फिर वो सोशल मीडिया पर डाली गई फोटोज देखती हैं, लेकिन एना अपसेट हो जाती है क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर में उसका चेहरा अलग दिख रहा होता है। इस फीलिंग से तंग आकर एना एक स्पेशलिस्ट लोंगेंकम्प से मिलने का फैसला करती है। डॉक्टर एक्सरेज देखकर दुख के साथ कंफर्म करता है कि उसकी फेस ब्लाइंडनेस परमानेंट है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि शायद एक ऐसा चेहरा हो सकता है जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। जब एना वापस काम पर जाती है तो उसे सारे किड्स भी एक ही चेहरे वाले दिखते हैं, इसलिए वो सबको नेम टैग्स पहनने को कहती है। बाकी दिन ठीक चलता है, लेकिन अचानक वो क्लासरूम के बाहर एक ऑरेंज शर्ट पहने आदमी को घूरते हुए देखती है। उसी वक्त एक मदर आ जाती है और उसका ध्यान बंट जाता है और बाहर खड़ा आदमी गायब हो जाता है। वो मदर अपनी बेटी के बारे में पूछती है क्योंकि वो उसे नहीं मिल रही होती। एक बच्चा कहता है कि वो लड़की अपने फादर के साथ चली गई। ये सुनते ही मदर पैनिक कर जाती है क्योंकि उसके पास फुल कस्टडी है और स्कूल को पता था कि उसका एक्स उसकी बेटी को लेने अलाउड नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाने लगते हैं और मदर लगातार एना पर चिल्लाती रहती है, जिससे वो स्नैप कर जाती है और जोर से शट अप चिल्ला देती है। इसके बाद प्रिंसिपल कहता है कि एना इस हालत में पढ़ाने के लिए फिट नहीं है और उसे कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर देता है। वो तभी वापस आ पाएगी जब वो बेटर महसूस करेगी। ट्रेन से घर लौटते वक्त एना के पास बैठा एक आदमी उठकर चला जाता है और उसे शॉक लगता है जब वो सीट पर अपना बैग देखती है। वो चारों तरफ देखती है लेकिन किसी का भी चेहरा पहचान नहीं पाती। ब्रिज पर पुलिस होमलेस आदमी की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उसी दौरान करियस्ट को एना का कॉल आता है जिसमें वो बताती है कि किलर ट्रेन में ही है, लेकिन वो सिर्फ इतना ही बता पाती है कि उसने ऑरेंज शर्ट पहन रखी है। टनल की वजह से कॉल कट होने से पहले करियस्ट उसे ट्रेन में ही रहने को कहता है। जैसे ही ऑरेंज शर्ट पहना एक आदमी उसके कोच में घुसता है, एना तुरंत छिप जाती है, लेकिन वो आदमी उसके और करीब आने लगता है तो वो कोच से कोच भागने लगती है और वो उसका पीछा करता है। जब वो उसे पकड़ने ही वाला होता है, एना इमरजेंसी लीवर खींच देती है और ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते ही रुक जाती है। एना उस आदमी पर चिल्लाने लगती है, तभी पुलिस अंदर घुसकर उसे पकड़ लेते हैं। वो आदमी कंफ्यूज होकर एना को स्नोफ्लेक कहता है। ये सुनकर उसे एहसास होता है कि ये आदमी उसका फादर है जिसे वो पहचान ही नहीं पाई थी। वो रोते हुए उसे गले लगाती है और माफी मांगती है। घर पर एना किसी का भी कॉल आंसर नहीं करती और मिरर के सामने खड़े होकर बार बार अपने चेहरे को छूती रहती है। रिफ्लेक्शन कभी नॉर्मल नहीं होती, जिससे वो फिर से टूट जाती है और गुस्से में मिरर पर मार देती है, जिससे वो क्रैक हो जाता है। बाद में एना फिर से लोंगेंकम्प से मिलने जाती है। डॉक्टर बताती है कि पहले उसका करियर म्यूजिक में था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसकी हियरिंग चली गई और सब खत्म हो गया। ये सुनकर एना शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उन्हें कभी बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तब लोंगेंकम्प एक्सप्लेन करती है कि उसने लिप रीडिंग सीख ली है। लोंगेंकम्प उसे बताती है कि इंसानों में एक एक्स्ट्रा सेंस होता है जिसे जापानीज लोग मुगा कहते हैं। यही वो सेंस है जो किसी आदमी को बिना सोचे चलने देता है, बिना ये सोचे कि एक पैर दूसरे के आगे कैसे रखना है। वो नहीं चाहती कि एना ये सेंस खो दे, क्योंकि ऐसा हुआ तो वो सोशली पैरालाइज्ड हो जाएगी, बिल्कुल उसके सबसे ज्यादा सिक पेशेंट्स की तरह। जब एना उसे भरोसा दिलाती है कि वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है तो लोंगेंकम्प उसे दो छोटे पत्थर दिखाती है जो पहली नजर में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर उनमें से एक में क्रैक दिखाई देता है। जब वो इन दोनों को बाकी पत्थरों के साथ मिला देती है तो उन्हें पहचानना और मुश्किल हो जाता है। लोंगेंकम्प चाहती है कि एना लोगों में डिस्टिंक्टिव मार्कर्स पर फोकस करे, जैसे मोल्स या टैटूज। एना पत्थरों को देखती है और क्रैक वाला पत्थर पहचान लेती है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि वो सच में प्रोग्रेस कर रही है। अगले दिन एना ब्राइस की टाई फिर से ठीक करने में मदद करती है। उसके काम पर जाने के बाद वो अपने नोटबुक में कलर्ड पेंसिल्स से टाई का स्केच बना लेती है। बाद में एना ब्राइस को पिक करने जाती है और पार्किंग में उसकी टाई ढूंढकर उसे पहचान लेती है। ब्राइस बहुत खुश हो जाता है कि वो उसे ढूंढ पाई और उसे हग करते हुए कहता है कि अब वो फाइनली क्रेजी नहीं रही। एना उसे अपसेट नहीं करना चाहती, इसलिए अपने ट्रिक्स बताने के बजाय प्रिटेंड करती है कि वो बेहतर हो गई है। जब दोनों घर पहुंचते हैं और क्लोज होते हैं तो एना के लिए ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर बार आंख बंद करने पर उसे एक नया चेहरा दिखता है। उस रात एना क्लब जाती है और अपने दोस्तों को उनके कपड़ों से पहचान लेती है। वहीं वो पहली बार उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताती है और ब्राइस से ये सीक्रेट रखने को कहती है। कुछ समय बाद लोंगेंकम्प एना को एक बिजी स्ट्रीट पर ले जाती है और उसे सिखाती है कि क्राउड में कंफर्टेबल रहने के लिए लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ी जाती है। एना न्यूज़पेपर स्टैंड पर रुकती है
और पता चलता है कि टीयर जर्क जैक ने फिर से किसी को मार दिया है। उसी वक्त एक आदमी उसके पास आता है और क्रीपी तरीके से कहता है कि वो जानती है कि वो कौन है। एना पैनिक हो जाती है, पुलिस ऑफिसर को ढूंढने भागती है, लेकिन जब वो पलटकर देखती है तो वो मिस्टीरियस आदमी गायब हो चुका होता है। इसके बाद एना पुलिस स्टेशन जाती है और करियस्ट को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका चेहरा अब भी वही दिखता है। टेस्ट के तौर पर वो पलटकर दोबारा देखती है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा सेम ही रहता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है, हालांकि उसे समझ नहीं आता कि वो ही यूनिक क्यों है। तभी लैनियन आ जाता है और कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट हो जाती है। वो अब भी निकी का ख्याल रख रहा होता है। लैनियन मानता है कि उसे शक है कि किलर एना के पीछे है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अब तक हमला कर चुका होता। एना बताती है कि वो फोटोज देखने के बजाय लाइन अप करना चाहती है, क्योंकि वो किलर को किसी और तरीके से पहचान सकती है। लैनियन के जाने के बाद करियस्ट बताता है कि उसके कोलीग का मानना है कि एना ने क्रिमिनल पर गहरा असर डाला है, क्योंकि उसने उसे कुछ भयानक करते देखा और फिर भी वहाँ से निकल गई। करियस्ट ये भी मानता है कि पहले मर्डर के बाद लैनियन ने कहा था कि क्रिमिनल एक सोशियोपैथ है, लेकिन उसे लगा था कि ये सिर्फ क्राइम ऑफ पैशन है। जब दूसरा मर्डर हुआ तब उसे समझ आया कि लैनियन सही था और तब से वो उसकी जजमेंट पर भरोसा करता आया है। एना बाहर इंतजार कर रहे निकी को देखती है, जो उसे चुप रहने का इशारा करता है। इसके बाद करियस्ट सस्पेक्ट्स को लाइनअप में खड़ा करता है। एना उनसे इधर उधर चलने को कहती है और कुछ जेस्चर्स करवाती है ताकि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख सके, लेकिन अफसोस उनमें से कोई भी किलर नहीं होता। एना के जाने के बाद करियस्ट को बताया जाता है कि विटनेस प्रोटेक्शन के लिए उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है। कुछ समय बाद एना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ब्राइस और दोस्तों के साथ क्लब जाती है। डांस फ्लोर पर वो खूब एंजॉय कर रही होती है और ब्राइस ड्रिंक्स लेने बार पर चला जाता है। जब वो उसे नजर से खो देती है तो अपना नोटबुक निकालती है और उसकी टाई ढूंढकर उसे पहचान लेती है। वो उस आदमी को किस कर देती है, तभी असली ब्राइस उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। पता चलता है कि किसी और ने भी बिल्कुल वैसी ही टाई पहन रखी थी। एना गुस्से में जाते ब्राइस के पीछे भागती है और उसे अपना नोटबुक दिखाती है। ब्राइस समझ जाता है कि वो उससे झूठ बोल रही थी और जब दोनों क्लोज होते थे तब वो अलग अलग आदमी के चेहरे इमेजिन कर रही थी। ब्राइस अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और जाने से पहले उससे ब्रेकअप कर लेता है। तभी एना को एक मिस्टेरियस वॉइस से कॉल आता है जो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। जब वो कॉलर आईडी देखती है तो नोटिस करती है कि नंबर उसी का है। आवाज बताती है कि वो आज रात कितनी खूबसूरत लग रही है और एना बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि इसका मतलब किलर क्लब में ही मौजूद है। वो उसका मजाक उड़ाता है कि वो उसे अपने फादर से भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई, लेकिन ये भी कहता है कि वही अकेली है जिसके सामने उसे छुपने की जरूरत नहीं। कॉल काटने से पहले वो मेंशन करता है कि वो उसकी किसी फ्रेंड के साथ है। एना घबराकर लड़कियों को ढूंढने भागती है और नीना मिल जाती है, लेकिन फ्रांसीन गायब होती है। दोनों इधर उधर देखते हैं और हॉरर में रियलाइज करते हैं कि फ्रांसीन का मर्डर हो चुका है। नीना तुरंत फायर अलार्म खींच देती है। क्राउड पैनिक में आ जाता है और एना उस आदमी पर नजर रखती है जो फ्रांसीन की बॉडी छोड़कर भाग रहा होता है। दुर्भाग्य से वो उसका चेहरा पहचान नहीं पाती और वो आदमी एस्केप कर जाता है। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच जाती है और लैनियन बाथरूम से बाहर आता है। उसके हाथ में एक टाई होती है जो किलर की लगती है। नीना पूरी तरह टूट जाती है और घर जाने से पहले एना को अपना पेपर स्प्रे दे देती है। कारिस एना को बताता है कि वो ब्राइस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा और ये भी कहता है कि विटनेसेस ने उन्हें बहस करते देखा था। एना बताती है कि असल में क्या हुआ था और उसे अपना नोटबुक दिखाती है। तब कारिस नोटिस करता है कि ब्राइस की टाई वही है जो लैनियन को मिली थी। कारिस एना को घर ले जाता है। अंदर उन्हें ब्राइस की जैकेट फर्श पर पड़ी मिलती है। जब वो उसे उठाते हैं तो उसमें से एना का पुराना फोन गिरता है। फिर भी उसे लगता है कि ब्राइस को फंसाया जा रहा है, क्योंकि जब किलर ने उस पर हमला किया था तब ब्राइस फोन पर बात कर रहा था। एना को एक्सपोज्ड नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए कारिस अनाउंस करता है कि वो उसे टाउन से बाहर ले जाएगा। अगली सुबह दोनों कोल आइलैंड पहुंचते हैं, जहां कारिस बड़ा हुआ था। कम्युनिटी बहुत छोटी होती है, एक ही डॉक्टर, एक ही स्कूल और हर ग्रेड के लिए बस एक टीचर। एना मान जाती है कि फिलहाल वो यहीं ब्रेक ले लेगी। शाम को कारिस उसे बताता है कि ब्राइस को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन वो सब कुछ डिनाई कर रहा है। एना शेयर करती है कि उसे लगता है जैसे वो अपनी आइडेंटिटी खोती जा रही है और कारिस एडमिट करता है कि जब वो उससे मिला था तो उसे लगा था जैसे वो उसे पहले से जानता हो। दोनों के बीच एक स्वीट मोमेंट आता है और वो किस करने लगते हैं जो जल्दी ही नॉटी हो जाता है। एना खुश होती है कि पूरे टाइम उसे वही एक चेहरा दिखाई देता है। अगली सुबह कारिस अपना चेहरा शेव करने का फैसला करता है। ब्लेड की आवाज सुनकर एना को नाइटमेयर आता है, जिसमें किलर का चेहरा कारिस के चेहरे के साथ मिक्स हो जाता है। जब वो उसे चेक करने आता है, एना जाग जाती है और एक नया चेहरा देखकर डर जाती है और लैंप उठाकर उसके सिर पर मार देती है।
कारिस एक्सप्लेन करता है कि उसने शेव कर लिया है और एना कम्प्लीटली टूट जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो कारिस का असली चेहरा कभी जान ही नहीं पाई थी। बियर्ड की वजह से उसे पहचानना आसान था और उसी इमेज से वो चिपक गई थी जब से वो उससे मिली थी। उसी वक्त कारिस को कॉल आता है कि डीएनए टेस्ट नेगेटिव आए हैं, यानी ब्राइस किलर नहीं है। एना अपने नाइटमेयर के बारे में सोचती है और रियलाइज करती है कि वो सपनों में चेहरों को पहचान सकती है। दोनों सिटी लौटते हैं लोंगेंकम्प से मिलने। वो एक्सप्लेन करती है कि हिप्नोटिज्म हमेशा रिलायबल नहीं होता और उसकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है, लेकिन एना फिर भी करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि जवाब उसके सपनों में छुपा है। लोंगेंकम्प नरम शब्दों में उसे सुलाती है और उसकी मेमोरीज के बीच गाइड करती है। ब्रिज वाली रात धुंधली होती है, लेकिन उसे साफ महसूस होता है कि वही एक चेहरा हर जगह उसका पीछा कर रहा था। उसे ये भी रियलाइज होता है कि किलर लाइनअप के दौरान पुलिस स्टेशन में मौजूद था और वही आदमी था जिसे उसने टाई वाले ट्रिक की वजह से किस कर दिया था। इसके बाद कारिस काम पर जाने से पहले एना को अपने अपार्टमेंट में रुकने को कहता है। ड्रीम में लाइनअप के बारे में जो उसने देखा था उसकी वजह से कारिस अपने आदमी को सारे सस्पेक्ट्स को दोबारा पकड़ने भेजता है। एना कारिस की फोटो उठाती है और उस पर बियर्ड ड्रॉ कर देती है, जिससे उसे उसका पुराना चेहरा दिखने लगता है। तभी उसे ब्राइस का टेक्स्ट आता है। क्लब में एना ब्राइस को उसके खराब टाई नॉट से पहचान लेती है। ब्राइस अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, लेकिन एना नर्वस हो जाती है क्योंकि वो कुछ ऐसा ऑर्डर करता है जो उसे पसंद नहीं। दूर से लैनियन क्लब में एंटर करता है और उन पर नजर रखता है। ब्राइस उसे वेगास के टिकट्स और एंगेजमेंट रिंग देता है, लेकिन एना उसकी प्रपोजल ठुकरा देती है। एना को अब समझ आ चुका है कि वो ब्राइस से सच में प्यार नहीं करती, क्योंकि अगर करती तो उसका चेहरा बदलना कोई मायने नहीं रखता। ब्राइस कहता है कि उसे उसके टेक्स्ट मैसेज के बाद ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं था और वो जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। एना उसका फोन चेक करती है और डिस्कवर करती है कि उसे भी वही मैसेज आया था जो उसे आया था, बस उस पर सेंडर के तौर पर उसका ही नाम लिखा हुआ था। बाथरूम में लैनियन ब्राइस के पीछे आ जाता है और उसका सिर मिरर पर पटककर उसे मार देता है। फिर वो उसके कपड़े पहन लेता है और बॉडी को टॉयलेट में डाल देता है। टेबल पर एना कारिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन कार में छूट गया होता है। जब लैनियन ब्राइस के कपड़े पहनकर वापस आता है, एना उसे पहचान नहीं पाती और कहती है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा क्योंकि उन्हें फंसाया जा रहा है। उधर कारिस एक सस्पेक्ट के साथ अपनी कार में बैठा होता है। वो अपना वॉइस मेल सुनता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि एना ब्राइस के साथ बाहर है, वो वरीड हो जाता है। उसी वक्त सस्पेक्ट लास्ट लाइनअप को लेकर कंप्लेन करता है और कहता है कि लैनियन उसके साथ बहुत रूड था। कारिस को अपने दोस्त पर शक होने लगता है और धीरे धीरे सारे क्लूज जुड़ जाते हैं। उसे रियलाइज होता है कि शुरू से कल्प्रिट वही था, वही एविडेंस से छेड़छाड़ कर रहा था और निक्की को स्मोक स्क्रीन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। क्लब के बाहर एना लैनियन के साथ चल रही होती है और आखिरकार नोटिस करती है कि उसकी टाई का नॉट बिल्कुल परफेक्ट है। वो प्रेटेंड करती है कि वो उसे किस करने वाली है और अचानक उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे मारकर भाग जाती है। लैनियन उसका पीछा करने लगता है। सड़क पर भागते हुए कारिस उन्हें देख लेता है और कार छोड़कर चेस में शामिल हो जाता है। कॉर्नर पर कुछ यंगस्टर्स रोलर ब्लेड करते हुए एना के पास से गुजरते हैं और वो फ्रीज हो जाती है। कारिस और लैनियन आमने सामने आ जाते हैं और दोनों अपनी गन्स निकाल लेते हैं। सेम यूनिफॉर्म होने की वजह से एना को दोनों एक ही चेहरे वाले दिखते हैं। रोलर ब्लेडर्स एक कॉप से टकरा जाते हैं और उसकी गन गिर जाती है। एना उसे उठा लेती है। आर्म्ड कॉप अनार्म्ड कॉप को हेडबट मारकर गिरा देता है और फिर अपना ब्लेड निकालता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वही लैनियन है। मौका मिलते ही एना ब्रिज की तरफ दौड़ती है। वो देख सकती है कि दोनों आदमी उसी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। वो रेलिंग के ऊपर चढ़ जाती है और एज पर चलने लगती है। कारिस उसे छिपे रहने के लिए चिल्लाता है और लैनियन उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। गनशॉट की आवाज से एना घबरा जाती है और ऑलमोस्ट गिर ही जाती है। निक्की और एना के बारे में बड़बड़ाते हुए लैनियन तेजी से आगे बढ़ता है और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। एना गिरने से बचने के लिए पूरी ताकत से पकड़ बनाए रखती है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गन का सेफ्टी लॉक ऑन होता है। लैनियन उसके ठीक करने से पहले ही फिर से छिप जाता है। एना वापस ब्रिज पर आती है। कारिस उसके पास आने की कोशिश करता है तो वो जमीन पर गोली चलाकर उसे दूर रहने का इशारा करती है। वो कोल आइलैंड का जिक्र करता है, लेकिन ये जानकारी कोई भी जान सकता था। तभी अचानक एक और कारिस सामने आता है और एना समझ जाती है कि वही असली है, क्योंकि उसके सिर पर हेडबट से खून लगा होता है। लैनियन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कारिस उसे वार्न करता है और वो ठीक वक्त पर गोली चला देती है। जब कारिस उसकी गन लेने की कोशिश करता है, लैनियन उसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के पीछे खींच ले जाता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। एना ठीक से देख नहीं पाती और समझ नहीं पाती कि किसे शूट करे। आखिरकार एक गन शॉट होती है और उनमें से एक आदमी जमीन पर गिरकर मर जाता है। असल कारिस बाहर आता है, लेकिन वो भी घायल होता है। एना उसके पास दौड़कर जाती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन कारिस यकीन नहीं करता और उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और खून धुल जाता है, जिससे एना की आंखों में उसका चेहरा बदल जाता है। कुछ समय बाद एना कोल आइलैंड में टीचर के तौर पर काम कर रही होती है। छोटी पॉपुलेशन की वजह से वो सबको उनकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेती है। सिर्फ एक ही चेहरा है जो कभी नहीं बदलता और वो उसकी बेटी का है।